नमस्कार। राजीव टाइम्स के इस खास बातचीत में हमारे साथ में एक विशेष अतिथि मौजूद हैं जो पिछले 3 दशकों से महिला सशक्तिकरण के लिए, नेतृत्व के लिए अपनी आवाज विधानसभा में बुलंद कर रही है। बेबाक, तेज तर्रार और फायर ब्रांड विधायक उषा ठाकुर, जो कि मऊ विधानसभा से विधायक है। आइए उनसे बात करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आप दीदी, आरक्षण की बात चल रही है, क्या लगता है देश में नारियों के प्रति कितना आरक्षण होने वाला है और इनसे कितना फायदा होगा? देखिए, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है उससे निश्चित रूप से मातृशक्ति को बेहतर मौके मिलेंगे। वो अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी सेवा के बल पर एक नया इतिहास लिखेगी। दीदी, बात की जाए पंचायत से लेके विधानसभा और विधानसभा से लेके लोकसभा तक की, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो चाहती तो हैं राजनीति करना, मगर कुछ कारणों से वो नहीं कर पाती। उन्हें कितनी मदद मिलेगी इस अधिनियम से, या उनकी भी एक उम्मीद जगेगी? निश्चित रूप से ऐसी बहनों को बड़ी मदद मिलेगी, और यदि वो मेहनत, लगन, ईमानदारी से समाज सेवा के लिए कार्य कर रही होंगी तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही बेहतर अवसर होगा। दीदी, बात की जाए, जैसे अब नारियों की बात कर रहे हैं, नारी को नारायणी भी कहा गया है। नारी तो नारायणी। नारी वो शक्ति होती है कि जो एक परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चलाती है। क्या देश चलाने में भी उतनी ही मजबूती के साथ में? आपका क्या मत है इस पूरे मामले? देखिए, नारी को नारायणी कहा नहीं गया, वो है ही। प्रभु की सत्ता ने अपनी संपूर्ण व्यवस्थाएं मातृशक्ति को समर्पित कर रखी है। रक्षा माँ दुर्गा के पास, शिक्षा माँ सरस्वती के पास, और माँ अन्नपूर्णा भोजन दात्री, माँ सरस्वती शिक्षा की देवी। और संसार में सृजन के लिए यदि प्रभु ने किसी को चुना अपना प्रतिनिधि मानकर, तो नारी को ही चुना। और वेदों ने तो महिमा मंडित किया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी के बाद इतने सालों से मातृशक्ति अवसर की तलाश में थी, रास्ता देख रही थी, उसके चिर प्रतीक्षा को समाप्त किया, उसको एक मौका समाज में बेहतर काम करने के लिए दिया। दीदी, 3 दशकों से आपको राजनीति करते हो गया, 4 बार आप विधानसभा में पहुंच गए। जी। क्या बदलाव देखा आपने पूर्व में, वर्तमान में? क्योंकि एक लंबा अरसा आपने राजनीति को जिया है जी, समाज सेवा को जिया है जी। क्या बदलाव दिखा आपको पूर्व में और वर्तमान में, और आने वाले समय में क्या बदलाव होगा मातृशक्ति के संदर्भ में? जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो काफी अच्छे अवसर, आरक्षण नहीं था तभी भारतीय जनता पार्टी ने दिए। मेरे जैसी बहनें आपको दिख ही रही हैं। मातृशक्ति की महत्ता को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक अधिष्ठान पर चलती है और उन पंचनिष्ठाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए सदैव तत्पर रहती है। तो मातृशक्ति की महत्ता को भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रारंभ से ही समझ रखा है, और इसीलिए उन्होंने बेहतर मौके बगैर आरक्षण के भी सबको दिए हैं। दीदी, मऊ विधानसभा से आप विधायक हैं। मऊ विधानसभा में बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी आते हैं जी। वहाँ पर काफी सारी पंचायतें भी हैं, कुछ पंचायतों में सरपंच महिलाएं भी हैं जी। क्या लगता है भविष्य उनके लिए कितने दरवाजे खोलेगा? देखिए, यदि वो जागरूक प्रतिनिधि बन के खड़ी होंगी तो ये द्वार भविष्य में उन्हीं के लिए खुले हैं। उन्हें अपने अंतर्निहित क्षमता को, अपने सामाजिक दायित्वों को पहचानना होगा, खुद के काम, खुद के निर्णय स्वयं लेना होंगे। यदि वो आत्मनिर्भर होकर अपने काम को बेहतर सेवा देंगी तो निश्चित रूप से ये सुअवसर उन्हीं बहनों के लिए है। दीदी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी धार्मिक, धर्म पर आते हैं। दुर्गा सप्तशती का अभियान आप चला रहे हैं, उसकी क्या रचना होती है? क्या मदद मिलती है उस दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से, और किस प्रकार की पूरी रचना है? दर्शक ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, शास्त्रों में शक्ति की साधना भारतीय संस्कृति का अनन्य हिस्सा है। वर्ष भर में 4 नवरात्रि, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष सनातनी समाज मनाता है।
पर वर्तमान के दौर में जो शक्ति, शस्त्र और शास्त्र की साधना का समन्वय ही दुर्गा पूजा है जी। पर कालांतर में भौतिकवादिता के प्रभाव में, व्यवसायिकता के इस दौर में ये जो उत्सव था शस्त्र और शास्त्र की साधना का, ये मनोरंजन में तब्दील हुआ। इसके कारण कई सारे विकार भी पैदा हुए। तो जो आध्यात्मिक साधना है वो वास्तविक स्वरूप से उसी प्रकार चलना चाहिए जैसा हमारे पुरखों ने हमसे अपेक्षा की। इस पावन उद्देश्य को लेकर के मैं जब विधानसभा 3 में थी तब भी मैंने 17,500 बेटियों को सप्तशती कंठस्थ कराई थी। आज मेरे यहाँ 78 पंचायतें हैं। हर पंचायतों में 108 परिवारों को हम चुन रहे हैं कि भाई यदि हम सनातनी हैं, वैदिक परंपराओं को मानते हैं तो अपने घर में शाम को 7 से 9 में दीप जलाकर गाय के घी का इस पाठ को आपको कंठस्थ करना है। इससे पहला तो गाय का घी का जब दीप जलता है ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वातावरण में सकारात्मकता और ऊर्जा व्याप्त होती है। जब 22 मिनट का वो पाठ है, जब हम सस्वर पाठ करते हैं तो इसका परीक्षण भी करवाया IIM और इन सब ने प्रार्थनाओं को लेकर, और जो पुणे का अक्षर विज्ञान संस्थान है वो इस बात की साक्षी देता है कि यदि हम सस्वर नाभि से उच्चारण करके मंत्रों को पढ़ते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, हमारा ऑरा तेजस्वी बनता है और इस प्रकार के सब प्रयोग स्वतः सिद्ध है। इसलिए जो माता बहनें इसको कंठस्थ करती हैं वो भी अद्भुत अनुभूति का आनंद लेती है। दीदी, बात हो रही थी धर्म की, आपने कहा शस्त्र और शास्त्र का दोनों ज्ञान है, मगर अब अगर बात की जाए तो क्या ये जो अभी लगभग प्रदेश में और देश में 12 से 14% अभी महिलाओं का नेतृत्व है, आने वाले समय में और बढ़ेगा, तो क्या नीति निर्माण में कुछ नए आयाम या नए कुछ देखने को मिलेगा? भाई देखिए, क्योंकि जब बहनें निर्णायक भूमिका में आएंगी तो निश्चित रूप से नीतियों में भी अधिक संवेदनशीलता, अधिक ममत्व, अधिक वात्सल्य दिखेगा, क्योंकि जन्म सिद्ध उसमें मातृत्व का वो भाव है। तो निश्चित रूप से निर्णय की प्रक्रिया में उनका आना बहुत ही सौभाग्य का विषय होगा और मुझे लगता है कि उनके आने के बाद सच में राजनीति समाज सेवा का सशक्त माध्यम बन जाएगा। ये तो ही शस्त्र और शास्त्र और नीति की बात। कुछ समय पूर्व देखा था हमने कि कुछ नारियां ऐसी भी हुई है जो नारी के नाम पर एक मतलब उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया, जिसे हम लोग कहें कि बहुत सारे पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या कराई प्रेमियों के चक्कर में। वर्तमान में क्या लगता है ये किस मानसिकता की नारियां हैं? देखिए, अपवाद स्वरूप ऐसे उदाहरण मिलते हैं और ये तो नर पिशाची वृत्ति वाली नारियां हैं, ना जिन्होंने अपने मूल स्वरूप को पहचाना, ना अपने दायित्व को जाना, निजी स्वार्थों के कारण अपना सर्वस्व तबाह किया। पर ऐसी अपराधी महिलाएं संविधान के दायरे में कठोरतम दंड भी पाएंगी और बच भी नहीं पाएंगी। पर इन नारियों के लिए क्या संदेश होना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में भी देखा जा रहा है तो एक र्यूमर सा चल गया लव जिहाद। लव जिहाद भी एक बहुत बड़ा विषय हो गया। आज भी हमने देखा कारपोरेट हाउसेस में हर जगह लव जिहाद का नाम सामने आता है। लड़कियों को, नाबालिगों के साथ में ब्लैकमेलिंग होती है, वीडियोस बनते हैं, फिर बाद में उन्हें ब्लैकमेलिंग करके धर्म परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि आप एक हिंदुत्व का नेतृत्व भी करती हैं और समाज को एक नई दिशा देती हैं नारियों को, इस पर आपका क्या पूरा विचार है लव जिहाद पर? देखिए, लव जिहाद एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है और इसकी आवाज मैंने 2003 में उठाई थी। अच्छा। कि प्रतिवर्ष गरबे के दौरान 4.5 लाख लड़कियां। हाँ, आपने अभियान में चलाया था।
अल्पसंख्यकों या मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं, क्योंकि वो सुनियोजित षड्यंत्र अब ये सिद्ध हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ लव जिहाद पर भी कठोर कानून बना, और वो लोग जो इस प्रकार से मिसयूज करते हैं, अपनी पहचान छुपा कर आते हैं, उन सब के लिए कठोर दंडात्मक व्यवस्था हुई है। फिर भी पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार की अमानवीय हरकतें सूटकेस में कर रहे फ्रिज में वो लोग। ये ने अपने जैसे लोगों के तो समझ से ही परे है कि कोई मनुष्य क्या इतना निकृष्ट हरकतें कर सकता है। अभी जो TCS अपन ने नासिक में देखा, अमरावती वाला जो वहाँ की वो हैं SP साहिबा मोनिका जी, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अधिकारी हों तो मोनिका जी जैसे हों, जिन्होंने एक छोटी सी बात को गहरे संज्ञान में लेते हुए पूरे धर्मांतरण का पर्दाफाश किया और लाखों लाख बेटियों का जीवन बचाया। प्रशासन को इसी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की ओर से और संपूर्ण मातृशक्ति की ओर से मोनिका जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रदेश में एक योजना चल रही थी, लाडली बहना योजना। हाँ, बहुत सारी बहनें उससे खुश भी हुई। आपने भी एक लाडली बहना सेना योजना चलाई थी, उसकी क्या रचना है और वो उसे चलाने का क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि आपने एक सेना ही तैयार कर दी पूरी? देखिए, लाडली सेना की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ये नशाखोर और खराब लोग वातावरण इतना खराब कर देते हैं कि माताएं बहनें निर्भीक होके गांव में भी विचरण नहीं कर सकती, घूम नहीं सकते। तो माता बहनें लाडली सेना, लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, तो हमने सोचा इन्हें लाडली सेना में तब्दील करनी चाहिए। ये समाज सुरक्षा की प्रहरी बनेंगी और अपनी अपनी पंचायतों में वातावरण को सात्विक रखेंगी, असामाजिक तत्वों को नियंत्रित रखेंगी। इसी भाव से लाडली सेना को तलवार चलाने का, लाठी चलाने का, जूडो कराटे आदि का प्रशिक्षण प्रारंभ है। कितने दिन की रचना रहती है दीदी की? कितने दिन तक सीखेंगी या वो निरंतर करती रहेंगी, या उनके लिए ऐसा कोई आपने एक इंस्टीट्यूट या ऐसे कुछ प्रशिक्षक तैयार किए हैं? अभी हमारे पास जो प्रशिक्षक है, हम उनको पंचायतवार भेजते हैं और 8 दिन लगता है। अच्छा। लाठी प्रशिक्षण 8 दिन, तलवार प्रशिक्षण 8 दिन, कराटे 8 दिन। तो जो भी लाडली सेना है उनको 8 दिन में आप पूरा एक सेना की तैयार फौजी बना देते हैं? जी निश्चित, उनकी सुरक्षा के लिए। हाँ जी। वाह, उनकी सुरक्षा और संपूर्ण गांव की सुरक्षा, संपूर्ण गांव की सुरक्षा भी कर लेती हैं। सुरक्षा की बात हुई, धर्म की बात हुई, नारी शक्ति की बात हुई। अब थोड़े विकास पर आ जाते हैं। मऊ विधानसभा में कितना विकास हुआ? मऊ विधानसभा में जो आपने विकास किए उससे इंदौर शहर को या मऊ विकास को कितना फायदा मिला, और आने वाले समय में आपकी क्या ऐसी योजना है जिससे और लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, जो महू है वो बहुत ही ग्रामीण, यानी एक नगर कैंट को छोड़ दे तो लगभग सभी ग्रामीण परिवेश में आता है। सबसे पहले यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। 2008 से एक चिर प्रतीक्षित योजना थी, जाना पाओ महेश्वर ड्रिप इरिगेशन, असंभव थी। पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री पूर्व के जो थे, कृषि मंत्री वर्तमान में, भैया शिवराज सिंह जी चौहान का, कि उन्होंने इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति कराई। सैद्धांतिक स्वीकृति हुई, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति आप जानते हैं कि बहुत कठिन थी, क्योंकि योजना वास्तव में बहुत महंगी और असंभव सी ही थी। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी के कर्मठ और साहसी नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बड़ी दिलेरी से किया, अरे करेंगे दीदी, और उसको करके दिखाया। आज मेरे महू के 61 गांव में जगह जगह नर्मदा जी के वॉल वगैरह लगना प्रारंभ हो गए हैं, और अति शीघ्र पेयजल की समस्या से हमारे वो 61 गांव मुक्त हो गए। आमाचंदन एक ड्रिप इरिगेशन है जिसमें 7 पंचायतें इधर कवर हो रही हैं। अब कुछ गांव हमारे जरूर बचे हैं। बेका और जो आदिवासी क्षेत्रों में हमने बहुत बड़ा बेका तालाब बनाकर हर आदिवासी 3-3 फसलें ले सकेगा ये व्यवस्था कर दी है। अच्छा।
गोकुलिया कुंड तालाब बना दिया, इधर के आदिवासी क्षेत्रों की समस्या खत्म की है। इसके बाद कुछ गांव और बचेंगे 20-25, उनके लिए भी कोई ना कोई योजना विचार करके महू पानीदार हो गया, ये चिंता की है। महू जनजाति वर्ग भी बहुत है महू विधानसभा में, बड़ी देखने में आया बड़ी संख्या में। उनके लिए कोई विशेष योजना? 25 पंचायतें हमारी हैं जनजाति की, और उनके लिए विशेष योजना यही कर रहे हैं कि वनवासी क्षेत्रों में एक तो हम उनको एमपीटी के साथ जोड़ रहे हैं कि होम स्टे एक बहुत कम पूंजी में खड़ा होने वाला व्यापार है, जिसमें लोगों को काम भी मिलता है, और आज के तनाव युक्त दौर में लोग बड़ी संख्या में वन क्षेत्र में जाकर सुकून का जीवन जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो ये किया है। हमारे महू में 40 पर्यटन केंद्र हैं। तो हमने भी निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय गडकरी जी से भी कि एक विशेष पैकेज आप महू को दे दें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि नेशनल हाईवे मानपुर वाले से नेशनल हाईवे इच्छापुर यदि लिंक हो जाता है तो जितनी आदिवासी पंचायतें हैं हमारे अंदर की, उनका विकास चहुमुखी हो जाएगा, और पर्यटन के नवाचारों से जुड़कर वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करेंगे। पानी आ जाने से उनकी आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार आ रहा है। आदिवासी युवाओं आजकल शहर की ओर भाग रहे हैं, शहर की ओर, उनके लिए कोई ग्रामीण में ऐसी कोई योजना, जैसे लाइक आपके क्षेत्र में 40 पर्यटक स्थल है, हाँ। तो कोई आदिवासी बच्चों के लिए कोई ऐसी विशेष योजना? कर रहे हैं हम। ड्राइविंग का भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण लगातार चल रहा है। 8वीं 10वीं के बाद बच्चे आए ड्राइविंग करे। आज का आप जान रहे हैं कि ड्राइवरों की बड़ी डिमांड है, अच्छे ड्राइवर मिलते ही नहीं, तो अच्छे संस्कारों के साथ उनको अच्छे ड्राइवर मिले। एक तो ये योजना हमने प्रारंभ की है। फिर अभी हम जो युवा है 10वीं पास 12वीं पास, उनके लिए पुलिस और फौज का निःशुल्क ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और फिजिकल का पूरा प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग सेंटर हम अति शीघ्र प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम 100 बच्चों से शुरुआत करेंगे और 1 साल उनका पूरा प्रशिक्षण करेंगे। वो बच्चे पुलिस में भर्ती हों, फौज में जाएं, तो रोजगार का जो विषय है उसमें भी समाधान मिलेगा। महू विधानसभा में मुझे जहाँ तक याद है कि 2 ऐसी शख्सियत भी हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, वहीं दूसरी ओर जानापाव में जमदग्नि परशुराम जी की जन्मस्थली है। 2 जन्मस्थली है, उनके बारे में कोई योजना या उनके लिए आपने क्या किया आगे? मैं आपको ये निवेदन करते हैं, 2 नहीं, मेरे यहाँ 3 राष्ट्रीय स्मारक है जी। कौन कौन से? हमारे जननायक क्रांति सूर्य टंटिया मामा की कर्मस्थली, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था, पाताल पानी है। पाताल पानी। हमारे यहाँ परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है। हमारे यहाँ भगवान परशुराम जी की भी जन्मस्थली है। इन सभी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने पृथक पृथक योजनाएं बनाई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वाला जो स्मारक है वो पूरा मिलिट्री एरिया में आता है, पर अभी केंद्र सरकार की असीम कृपा से 3.5 एकड़ जमीन स्मारक को प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से उसमें आने वाले आगंतुकों के लिए हम बेहतर व्यवस्था रहने खाने पीने की करेंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उनको कोई कष्ट ना हो। भगवान परशुराम के लिए तो आप सब जानते हैं कि कैबिनेट में भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक प्रस्ताव पारित कराया है कि हम उसको परशुराम लोक निर्मित करेंगे और वे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आध्यात्मिक केंद्र बने, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म की और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जानापाव एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनेगा। कृष्ण पाथी में भी उसको लिया है, तो निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्थाओं के साथ विश्व स्तर पे ये सब अंकित होगा। और क्रांति सूर्य टंटिया मामा के यहाँ भी हम जनजाति संग्रहालय की योजना है, ताकि संपूर्ण जनजाति जीवन को पूरा देश और पूरा विश्व समझ सके। दीदी, महू की बात हुई, विकास की बात हुई, जन्मस्थली की बात हुई, फिर चलते हैं अपन मध्य प्रदेश में। आपने 3 दशकों से 4 विधानसभाएं देखी, आपने 4 बार विधायक रह चुके, जिसमें से 3 आपने शिवराज सिंह चौहान जी की में रहे हैं और वर्तमान में आप मोहन सरकार में। दोनों में कितना अंतर और दोनों की योजनाएं और दोनों की कार्यशैली में क्या परिवर्तन है, क्या अंतर दिखता है आपको? आपको ये स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो,
सबको चलना एक ही गाइडलाइन पर है, जो वैचारिक अधिष्ठान है, मानव एकात्मवाद, अंत्योदय की साधना, पंचनिष्ठाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारना और संपूर्ण नेतृत्व। आप किसी भी कार्यकाल को उठा के देखिए, संपूर्ण नेतृत्व ने इन पंचनिष्ठाओं को, इन वैचारिक अधिष्ठानों को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। बात करें भविष्य की, भविष्य मध्य प्रदेश को भविष्य में आप किस ओर देखते हैं और क्या परिवर्तन और क्या ट्रांजैक्शन चेंज देखेंगे आप? मध्य प्रदेश भविष्य में देश का नंबर 1 का प्रदेश बनेगा, क्योंकि केंद्र की सभी योजनाओं में अधिकांश में हम नंबर 1 पर हैं और निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हो, मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन युवतियों को, युवाओं को जो हो सकता है दिग्भ्रमित हो गई हों और जो कुछ महिलाएं, युवतियां जो राजनीति में आ रही हैं इस 33% के आरक्षण से जिन्हें संबल मिल रहा है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उन सभी बहनों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बहनों, भारत के स्वर्णिम इतिहास को पढ़ना, शील, चरित्र, इन दोनों की पावनता ही हमारी पूंजी है। हम इसे अपने भीतर समेटकर अपनी सर्वस्व ऊर्जा समाज परिवर्तन के लिए लगाएं। आपका भविष्य स्वर्णिम है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो ये थे हमारे साथ में विधायक उषा ठाकुर जी राजीव टाइम्स की इस खास बातचीत में। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।